जी अर्पण जी। आवाज जा रही हो तो शुरू करें। कोई संदेश तो आए कि आवाज जा रही है, तो फिर मैं बात शुरू करूं। कोई संदेश तो आए कि आवाज जा रही है आप लोगों तक। चलिए, मैं मान लेता हूं कि आवाज आप तक जा रही है। जन सुलभ पुस्तकालय के इस आयोजन में आप सबका स्वागत है। जन सुलभ पुस्तकालय के संयोजक श्री अर्पण कुमार ने हमसे आग्रह किया था कि इस बीच जो आपने काम किए हैं कुछ किताबों पर, उनसे संबंधित आगे के 2-3 आयोजनों में आप अपनी बात रखें। तो उनसे बातचीत के बाद ये तय हुआ कि अभी कुछ महीने पहले आधुनिक कला आंदोलन पर एक पुस्तक तैयार की है, तो उससे संबंधित आपके सामने रखूंगा, और भूमिका से ही होंगी, जिससे आपको किताब के पूरे आयतन के बारे में और किताब में क्या है उसकी एक समझ बन सकेगी। लंबे समय तक मैं ललित कला अकादमी से जुड़ा रहा और मूलतः साहित्य का व्यक्ति हूँ, आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं। लेकिन अकादमी में आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हिंदी को केवल कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध या शुद्ध साहित्य की आलोचना बनाने से हम हिंदी का ही अहित करते हैं। हम जो लोग भी हैं, जिस विधा में भी काम करते हैं, तो हमको उन विधाओं की आलोचना में, उनकी समीक्षाओं में, उनके निहितार्थों में भी जाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हमने एक बीड़ा उठाया और लगातार जो भी समझ बन सका प्रयत्न करता रहा कि हिंदी में कला समीक्षा को, कला आलोचना को कम से कम सुलभ और संभव बनाने का प्रयत्न किया जाए। हालांकि ये कोई नया काम नहीं है, पहले से हमारे अनेक साहित्यकारों, विचारकों ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जिस दिशा में काम होना चाहिए वो काम दरअसल हुआ नहीं। तो इस दिशा में प्रयत्न करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे, और इस पहुँचने के पीछे गहरी वेदना रही है। वेदना ये कि ललित कला में काम करते हुए मुझे बराबर महसूस हुआ, और खुद ललित कला अकादमी का पुस्तकालय बहुत विशाल पुस्तकालय है, लेकिन आधुनिक कला आंदोलनों को लेके कोई किताब उस रूप में हिंदी में सुलभ नहीं है। हिंदी भाषी विद्यार्थी
और शोधार्थी आके परेशान होते रहते थे, बातें करते थे, और हम स्वयं जब कुछ चाहते थे कि हिंदी में उपलब्ध हो तो कहीं कुछ नहीं था। और स्थिति ये है कि अलग अलग इलाकों में बहुत सारे कला अध्यापकों ने कुछ कुंजियाँ लिखी हैं जिसमें बहुत सारे गलत तथ्यों को उद्धृत करके और गहरे सवालिया विचारों के साथ बहुत बहुत तरह की कुंजियाँ प्रचलन में ला दी हैं, जिनको देख के और कोफ्त होती है। तो ये मेरा एक तरह से प्रयत्न है, कोई दावा नहीं है कि मैंने जो किया है वो अधिकृत है, लेकिन पश्चिमी कला आंदोलनों के बहाने वैश्विक कला की आधुनिकता की यात्रा को हमने समझने की चेष्टा की है। और इसके पीछे साफ साफ मेरा मंतव्य है और मानना है कि पिछले 500-600 वर्षों की जो कला है वो जाहिर है पश्चिम की ही कला है, दुनिया में उसी की व्याप्ति रही है, और अलग अलग देशों में उन्हीं कला के आंदोलनों के प्रभाव को लेकर हमारे यहाँ या दूसरे देशों में प्रयत्न हुए। वो कहाँ तक पहुँचे, किस मानक को छू सके, ये अलग सवाल है, लेकिन मूल बात यही है कि पश्चिमी कला आंदोलनों के प्रभाव से ही आधुनिकता का उदय हुआ, आधुनिकता आई कला में, और फिर आधुनिकता के बाद भी समकालीन कला की यात्रा आरंभ हुई। उसके बाद दूसरे कई तरह के विचार, कई तरह की विचारधाराएं उसमें जुड़ी, जिसमें उत्तर आधुनिकतावाद भी शामिल है। हमारी यह पुस्तक जिन अध्यायों को लेकर चलती है, पहले 2-4 मिनट में मैं उनको एक नज़र में आपके सामने रखता हूं, उसके बाद मैं भूमिका पर आता हूं। किताब में जो पहला खंड है वो है पश्चिमी कला आंदोलन का, जिसमें पहला अध्याय है पुनर्जागरण कालीन कला, रेनेसां आर्ट, जिसका शीर्षक मैंने रखा है नवाचार की दिशा में पहला चरण। इसके महत्वपूर्ण कलाकारों लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल पर हमने विस्तृत चर्चा की है। दूसरा है बारोक कला, अलंकरण और भीति चित्रण की प्रधानता इसका शीर्षक दिया है, और इसमें जो कलाकार हैं वो हैं पीटर पॉल रूबेंस, जॉर्ज डी लातूर, निकोलस पोसिन, जियान लोरेंजो, दिएगो वेलाजक्वेज, रेम्ब्रा, वान रिन। इसके बाद रोकोको कला का आंदोलन है, जिसको हमने आकल्पन की पारंपरिक शैली कहा है। जिन अंताइन वातेउ, जिन बाप्तिस्ते पेटर, सिमियोन कार्डिन, फ्रांसिस्को जुकारेली, फ्रांसोइस बाउचर और ओनोर फ्रागोनार इसके मुख्य कलाकार हैं। इसके बाद नवशास्त्रवाद आता है, जिसको न्यू क्लासिसिज्म कहते हैं। इसको हमने रूढ़िवादी कला का अंतिम सोपान कहा है। इसमें जैक्स लुइस दाविद, फ्रांसोइस गेरार्ड, अंतोइन जिन ग्रो, डोमिनिक्यू इंग्रे, गाविन हैमिल्टन आदि कलाकार हैं, जिनकी चर्चा इस पुस्तक में है। इसके बाद स्वच्छंदतावाद आता है, जिसको रोमांटिसिज्म का कला आंदोलन माना जाता है। इसका शीर्षक मैंने रखा है रूढ़ि मुक्ति का पहला अभियान। फ्रांसिस्को गोया, थियोडोर गेरिकोल्ट, यूजिन देलाक्रा, फ्रांसिस्को हायेज, जॉन कांस्टेबल इसके मुख्य कलाकार हैं। इसके बाद जो आंदोलन आता है वो रियलिज्म का आता है, जिसको यथार्थवादी कला आंदोलन कहते हैं। सामंती श्रेष्ठता और भद्रता को चुनौती देने वाला यह आंदोलन ओनोर दोमी, गुस्ताव कुर्बे, चार्ल्स दोविन्नी, फ्रांसियोइस मिल्ले और कामिल कोरो जैसे कलाकारों के सहयोग से आगे बढ़ा। इसके बाद
प्रभाव आता है जिसको हम इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट कहते हैं, और माना जाता है किसी आंदोलन से कला में आधुनिकता का आरंभ होता है। इसके मुख्य कलाकार हैं एडवर्ड माने, क्लोद माने, एडगर देगास, पीरे अगस्ट रेनोय और कामिल पिसारो। इसके बाद आता है नव प्रभाववाद, जिसको न्यू इम्प्रेशनिज्म कहा जाता है। इसका शीर्षक हमने रखा है सृजनात्मक स्वतंत्रता का उद्घोष। इसके मुख्य कलाकार हैं जॉर्ज सेउरा और पॉल सिग्नाक। इसके बाद आता है उत्तर प्रभाववाद, जिसको पोस्ट इम्प्रेशनिज्म कहते हैं। यह चिंतन परक कला का सूत्रपात करने वाला आंदोलन है, जिसके कलाकार हैं पॉल सीज़ा, वान गॉग, पॉल गोगिन आदि। इसके बाद आता है प्रतीकवाद कला आंदोलन। इसमें मुख्य कलाकार हैं पॉल गोगिन, आदिलो रेदो, मॉरिस देनी, गुस्ताव क्लिम्ट, मार्क शागाल और फ्रिदा काहलो। इसके बाद आता है फाववाद, जिसको फाविज्म कहते हैं। यह रंगों की अभिव्यक्ति परक भाषा के विकास का आंदोलन है। इसके जन्मदाता हेनरी माथिस हैं और दूसरे कलाकार हैं जो मुख्य हैं आंद्रे डेरेन और मोरिस ब्लामंक। इसके बाद आंदोलन आता है अभिव्यंजनावाद का, जिसको एक्सप्रेशनिज्म कहते हैं। यह अंतर्मन मन के द्वैत का चित्रण है। इसमें शामिल कलाकार हैं एडवर्ड मुंक, फर्डिनांड होडलर, लुडविग कुस्नेर, पॉल क्ली और फ्रांज मार्क। इस आंदोलन के बाद क्यूबिज्म का आंदोलन आता है, जिसको घनवाद कहते हैं। यह बुद्धिनिस्ट कला का महत्वपूर्ण आंदोलन है, जिसके सूत्रधार हैं पाब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्राक। इसके बाद आता है भविष्यवाद, जिसको फ्यूचरिज्म कहा जाता है। यह हिंसा को प्रश्रय देने वाला अराजकतावादी आंदोलन था। इसके सूत्रधार थे फिलिपो तोमासो मारिनेटी और दूसरे कलाकार थे अम्बर्तो बोसियोनी, कार्लो कारा, जीनो सेवेरिनी और लुइगी रुसोल्लो। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आर्ट मूवमेंट आता है, अमूर्त कला आंदोलन, जो कलाकार के आत्म की अभिव्यक्ति का आंदोलन है। इसके सूत्रधार हैं वासिली कैंडिस्की और दूसरे महत्वपूर्ण कलाकार हैं पिएट मोंद्रिया और रॉबर्ट डेलोने। इसके बाद आता है दादावाद, जिसको दादाइज्म कहते हैं। यह परंपरागत मान्यताओं का नकारवादी आंदोलन है, जिसके कलाकार हैं त्रिस्तान तजारा, जीन आर्फ, हन्ना हॉज, ह्यूगो बॉल, मैन रे, राउल हासमान और मार्सेल दूशा। इसके बाद जो कला आंदोलन आता है वह है अति यथार्थवाद का, जिसको हम सूर्यलिज्म कहते हैं। यह तार्किकता और विश्वासों की अस्वीकृति का कला आंदोलन है। इसके मुख्य कलाकार हैं आंद्रे ब्रेथों, मैक्स ऑन्स्ट, जॉन मीरो, रेने माग्रिटे और सल्वाडोर डाली। तो पश्चिमी कला आंदोलन के इन आंदोलनों को उनकी प्रवृत्तियों सहित, उनके विचारों सहित, उनके मुख्य लक्षणों सहित और मुख्य कृतियों के परिचय सहित समेकित और समीचीन व्याख्या और विश्लेषण करने की कोशिश मैंने इस पुस्तक में की है। इसके बाद भारत का खंड आता है, भारतीय जो कला आंदोलन हुए और जो कला के समूह बने और जिन जिन उद्यमों से माध्यमों से भारतीय कला की आधुनिक यात्रा संभव हुई, उस पर भी रोशनी पड़ी है। उस विस्तार में यहाँ जाने का अवकाश नहीं है। अब मैं भूमिका पर ही आता हूँ, जिससे वैश्विक कला की जो आधुनिकता की यात्रा है उसकी एक संभवतः समझ बनाने में मदद मिले। भूमिका का शीर्षक है आधुनिक कला की यात्रा।
आधुनिक कला के संकेत हमें 1400 ईस्वी से मिलने लगते हैं, जब यूरोप में पुनर्जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है और चर्च तथा धर्म की हदबंदियों से कला को थोड़ी बहुत निजात मिलनी शुरू होती है। अंग्रेजी कला इतिहासकार कला इतिहास का जो काल विभाजन करते हैं, उसके अनुसार 500 ईस्वी के समय को वे प्राचीन कला के रूप में रखते हैं, जिसमें मिस्री कला, यूनानी कला, रोमन तथा हेलेनिस्टिक कला आदि के नाम आते हैं। 500 से 1550 ईस्वी तक यानी 1000 वर्ष तक के काल को मध्यकालीन कला का समय माना जाता है, जिसका जन्म फ्रांस में हुआ, पर उसने स्पेन, इटली, इंग्लैंड सहित समूचे यूरोप को अपने प्रभाव में ले लिया था। इस मध्यकालीन कला में ही बिजेंटाइन कला, प्रारंभिक ईसाई कला, प्रवासी कला, पूर्व रोम कला, द्वीपीय कला, गोथिक कला आदि कलाएं और उनके आंदोलन आते हैं। इस मध्यकालीन कला में उक्त विभिन्न कला शैलियों में भित्ति चित्रण, पच्चीकारी, धातु शिल्प, वस्त्र सज्जा, मूर्ति शिल्प, स्मारक मूर्ति शिल्प, पट्ट चित्रण, वास्तुशिल्प आदि के अविस्मरणीय काम देखने में आते हैं। इस मध्यकाल के अंतिम चरण में पुनर्जागरण काल के प्रवेश के बाद कला मोटे तौर पर शिल्प से बाहर आती है, जिसमें नवाचार की कोशिश दिखाई देने लगती है। निश्चय ही यही कोशिश आगे चलकर कला को स्वायत्त करती है और उस पर से चर्च तथा धर्म का दबाव कम होते ही कलाकार अपनी निजी अनुभूतियों को कला में जगह देने लगते हैं। यहीं से कला में आधुनिकता का प्रवेश होता है। आधुनिक कला के विन्यास में उतरने के बाद हम पाते हैं कि जिसे आधुनिक कला या चित्रकला नाम से पुकारा जाता है, उसमें मोटे तौर पर अमूर्त सौंदर्य, आत्मिक अनुभूति, अति यथार्थवादी कल्पना आदि तत्वों के मिले जुले प्रयोग शामिल हैं। इसमें वे सभी मुख्य कला आंदोलन आते हैं जो कला को आधुनिक विचारों और प्रयोगों से संपन्न करते हैं। बीच के समय को छोड़ दें तो आधुनिक कला बाद के समय को अपने अमूर्त प्रयोगों के कारण हजारों वर्ष पूर्व के आदि मानव काल या पाषाण कला से जोड़ देती है। इसी को देखते हुए हर्बर्ट रीड ने कहा था, आधुनिक कला 30,000 वर्ष पुरानी है। मॉडर्न आर्ट इज ओल्ड एज 30,000 ईयर्स। 19वीं शताब्दी में धर्म, परंपरा और रूढ़ियों से ऊब कर और पारंपरिक मिथकीय चरित्रों तथा इतिहास सिद्ध नायकों की अनुकृति से विद्रोह करके ही कलाकारों ने स्वतंत्र विचारों के साथ काम करते हुए आर्ट फॉर आर्ट सेक यानी कला के लिए कला का नारा दिया था। कला इतिहास बताता है कि सन 1860 के बाद की कला निर्मितियों को हम आधुनिक कला मान सकते हैं, जिसमें अधुनातन विचार, दर्शन और शिल्प जुड़ते हैं। पर मेरा आग्रह यह है कि स्वच्छंदतावाद के उदय काल 1800 से आधुनिकता की प्रक्रिया को शुरू मानना चाहिए, क्योंकि बाद के कला आंदोलनों में स्वच्छंदतावादी कलाकारों गोया और देलाक्रा के चित्रण और रंग न्यास सहित उनके रंग चिंतन का प्रभाव स्वीकार किया जाता है। 1830 से 40 तक इस आंदोलन की सक्रियता रही। उसके बाद 1840 से 1870 तक चलने वाले यथार्थवाद का कला आंदोलन प्रकाश में आया। यथार्थवाद तक आते आते कला में पुरातनता और पारंपरिक रूढ़ियों का विरोध तीव्रतर होता है, पर इसका संकेत हमें स्वच्छंदतावाद में ही मिलना शुरू हो जाता है। यथार्थवाद ने परंपरा और अतीत का निषेध कर नए भावबोध के साथ सर्जनात्मक प्रयत्न किए, जिसमें कला आधुनिकता के दो केंद्रीय तत्वों प्रश्नाकुलता और संशय को केंद्रीय कारक के रूप में स्वीकार कर सकी। आधुनिक कलाकार नए विचारों और देखे गए रास्तों के साथ प्रयोग करता है, जिसमें वस्तु की प्रकृति और तदनुरूप कला सृजन शामिल है। आख्यान से दूरी बरतना इसका सबसे बड़ा लक्षण है। आख्यान से दूरी बरतने का मतलब यहाँ कला को उन पारंपरिक रिवाजों, मिथकों और परंपरा जनित रूढ़ियों के पालन से दूरी बरतना है जो लंबे समय तक कला को उपनिवेश की तरह शासित करते रहे। आधुनिकता का एक अन्य लक्षण उसकी अमूर्तता है, जिसमें रूपाकृति को तोड़ने और उसको रचने से इनकार करने के रूप में सामने आया। यही आधुनिक कला लगभग 100 वर्षों की यात्रा के बाद समकालीन कला और तदंतर उत्तर आधुनिक कला में बदली,
जिसमें बाद के दौर में के प्रश्न, चिंताएं और समस्याएं अपनी समकालीनता के साथ व्यक्त हुई। ध्यान में रखने की बात है कि जब हम आधुनिक कला की बात करते हैं तो यूरोपीय कला की ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इसी कला ने आधुनिकता की चेतना वैश्विक कला को दी। इस आधुनिक कला के उदय की कथा बेहद दिलचस्प है। हम जानते हैं कि फ्रांस ने ही आधुनिक कला का नेतृत्व किया था, लेकिन 1516 के पहले तक जो कला प्रचलन में थी वह पारंपरिक रूढ़ियों के पालन तक सीमित थी। 1516 में ही फ्रांस के शासक फ्रांसिस प्रथम ने इतालवी कलाकार लियोनार्दो दा विंची को अपने दरबार में रखा था। इस समय तक पुनर्जागरण कालीन कला का उदय हो चुका था, जिसमें दा विंची सहित माइकल एंजेलो तथा राफेल नामक कलाकारों ने कला को नई दिशा दी थी। उन दिनों फ्रांस में डच, फ्लेमिश तथा इतालवी कृतियों की बहुत मांग थी। इस काल की कला में उन मांगों को पूरा किया। यह काल 1400 से 1600 ईस्वी तक रहा। पुनर्जागरण काल के बाद बारोक शैली की कला अस्तित्व में आई, जिसमें जॉर्ज लातूर, पॉसिन तथा रूबेंस ने कुछ महत्वपूर्ण काम किए। इन ख्यात कलाकारों में पारंपरिक रूढ़ियों से बाहर आने की छटपटाहट तो थी ही, पर वैसी परिस्थिति सुलभ न थी। जॉर्ज लातूर ने ईसा मसीह के जीवन वृत्त पर श्रृंखला बनाई थी, जिसमें छाया प्रकाश के संयोजनों को काफी सराहा गया था, किंतु इस श्रृंखला के काम भी रूढ़िमुक्त न थे। पॉसिन ने इतालवी कला का मनोयोग से अध्ययन किया और सतत अभ्यास भी, जिससे कुछ उल्लेखनीय रचनाएं प्रकाश में आईं। उन्होंने इससे एक शास्त्रीय पद्धति विकसित की, जिसका प्रभाव आधुनिक कला के प्रणेता पॉल सीजा भी स्वीकार करते हैं। रूबेंस के काम भी बारोक शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, विशेषकर वे काम जो उन्होंने ईसा मसीह को लेकर बनाए थे। 1600 से 1720 तक बारोक का अस्तित्व वैश्विक कला जगत पर रहा। समय बीतने के साथ 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी शासन के संरक्षण में पलने वाली कला में एक नई कला शैली का आगमन हुआ, जिसका समय 1720 से 1760 तक माना जाता है। इसे रोकोको कला शैली कहा गया। यह शैली रम्य कल्पना को महत्व देती थी। इसमें ऐसे चित्र बनाए जाते थे जो दर्शकों के आस्वाद को संतुष्ट कर उसे कल्पना लोक में ले जा सकें। इस शैली के कलाकारों में वातेऊ, बाप्तिस्त पेटर, फ्रागुनार तथा जुक्कारेली महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह शैली उन संपन्न लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई थी जो विलासी जीवन जीते थे और जिनके जीवन का ध्येय मौज मस्ती ही था। अतिरंजित भाव, कल्पना विलास और अस्वाभाविक अंकन से भरी यह शैली सामान्य जनता को छू न सकी। गरज यह कि फ्रांसीसी कला परंपरा में सदियों से चली आ रही कला रूढ़ी ही इसका आधार थी, जिसमें देवता, मिथक, परियां और अतिमानव ही अंकित हो रहे थे। 18वीं सदी के अंतिम चरण तक फ्रांसीसी कला इस दरबारी वृत्ति से बाहर नहीं आ सकी थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी शासन काल में उथल पुथल का दौर था। 15वें लुई के शासन में कला और उसकी सृजना में यूनानी मूर्तियों का महत्व एकाएक बढ़ गया। 1738 में हरक्यूलिन तथा 1755 में पाम्पेई नामक स्थानों की खुदाई से प्राप्त मूर्तियों पर तत्कालीन जर्मन विद्वानों ने लेख लिखे, जिसके कारण फ्रांस की कला में परिवर्तन आया। यूनानी मूर्तियों के रचाव और विन्यास का असर यह हुआ कि फ्रांस की तत्कालीन कला एक तरह से यूनानी कला शैली में ढल सी गई। इसी के प्रभाव से रोकोको जैसी शास्त्रीय शैली के बाद फ्रांस में 1760 के आसपास नव शास्त्रीयतावादी कला शैली का जन्म हुआ। इस शैली के प्रणेता जैक्स लुइस दाविद माने गए। इस शैली ने यूनानी शैली के आदर्श मानव के शरीर सौंदर्य को अपनाया और रोमन तथा वहां के चरित्रों को इस शैली में आंकने का चलन बढ़ा। जैक्स दाविद ने होरोती की शपथ, मिनर्वा की विजय और ब्रूटस के पुत्र के निधन का समाचार आदि कृतियों की रचना इस शैली में की, जो बहुत लोकप्रिय हुई। 1804 में जब नेपोलियन वहां का शासक बना
तो दाविद को उसने राज्य चित्रकार बनाया। इसके बाद गेरार्ड आदि चित्रकारों ने इस कला शैली को कट्टरता से लागू कराया। कहना चाहिए कि अपनी लोकप्रियता और सत्ता की निकटता के कारण दाविद में तानाशाही प्रवृत्ति आ गई थी और वहां के कला समाज को दाविद के आदेश को राज्यादेश की तरह लिया जाता था। बहुधा कलाकारों की इच्छा के विरुद्ध इस शैली को थोपा जाता, जिसे कलाकार क्षुब्ध होते थे। अंततः यूनानी कला के अनुकरण पर खड़ी यह कला शैली 18वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गई। 1800 के आसपास ही इस शैली का पतन हुआ, जिसका क्षण प्रभाव आगे के कुछ वर्षों तक बना रहा। इस शैली के पतन का कारण इसकी कठोर शास्त्रीयता थी, जिसमें यूनानी कृतियों के शिल्प और उनकी अनुकृति करने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता न था। इससे कला में रुचि लेने वाली जनता भी ऊब चुकी थी। कलाकारों में भी इसे लेकर खीज और असंतोष था। इस कला शैली के अस्तित्व में रहते ही 18वीं शताब्दी के मध्य में दार्शनिक रूसों के विचारों ने फ्रांसीसी समाज को आंदोलित किया। इतना जनता का पूर्ण मानी जाती है, जिन्होंने स्पष्ट संदेश दिया, मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता, इसलिए उसे छोटे बड़े खांचे में रखकर देखा जाए, यह अन्याय है। दुनिया में सबको सुख और समृद्धि मिले, इसके लिए आवश्यक है कि सबके जीवन का विकास स्वाभाविक ढंग से हो। उसके सामने परंपरागत आदर्शों और विचारों को रखने और उसे थोप देने से मनुष्य की स्वाभाविकता नष्ट होगी और उसके सृजनशील व्यक्तित्व का विकास बाधित होगा। परंपरागत विचारों पर अंधी श्रद्धा रखने से संघर्ष बढ़ता है और वातावरण में अशांति जन्मती है। यह अशांति बहुत घातक चीज है। रूसों के विचारों से प्रभावित और अपनी परिस्थितियों से क्षुब्ध होकर कलाकारों के एक बड़े समूह ने परंपरागत आदर्शों को ठुकराकर सहज स्वाभाविक चित्रांकन की परंपरा शुरू की, जिसे स्वच्छंदतावाद यानी रोमांटिसिज्म कहा गया। यह आंदोलन 1800 से आरंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि सही अर्थों में पारंपरिक जड़ता और दरबारी कला के सिलसिले को तोड़ने में इसी शैली ने कारगर हस्तक्षेप किया था, जिस पर आगे की कला का विकास हुआ। 1800 में आए इस आंदोलन का प्रणयन थियोडोर गेरिकाल्ट ने किया, किंतु 1819 में उनकी बनाई कृति राफ्ट ऑफ द मेडुसा का बेड़ा के बाद यह शैली एक निश्चित दिशा पा सकी। इस कृति को स्वच्छंदतावाद की पहली व्यवस्थित कृति माना जाता है। इसमें गेरिकाल्ट ने मेडुसा नामक जहाज के अधिकारियों को सैकड़ों लोगों की मृत्यु का जिम्मेवार मानते हुए उनकी भर्त्सना की थी। बताया जाता है कि यह फ्रांसीसी जहाज 1818 में अफ्रीका के किनारे से कुछ दूर समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बताते हैं कि यह हादसा अधिकारियों की निर्दयता के कारण हुआ, जिन्होंने एक छोटे से बेड़े में जितने लोग आ सकते थे उन्हें निकाल लिया और शेष लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। सैकड़ों लोगों में केवल 15 लोग बच पाए थे, जिनसे मिलकर गेरिकाल्ट ने जहाज का नमूना बनाकर इस कृति को रचा। आधुनिक कला के इतिहास में किसी यथार्थ घटना से प्रेरित होकर किया गया यह पहला काम है जिसका स्मारकीय महत्व है। गेरिकाल्ट के बारे में कहा जाता है कि वे सनकी आदमी थे, जिन्होंने उस दौरान मृत व्यक्तियों के भी चित्र खींचे थे और उस हादसे में पागल हुए लोगों से भेंट भी की थी। उनकी यह कृति यथार्थवादी कला की पृष्ठभूमि थी, जिसके अंकन में उन्होंने परंपरागत पद्धतियों को नकार कर गतिमय रेखाओं का प्रयोग किया था। करुणा की अभिव्यक्ति के साथ संवाद की लय में विन्यस्त यह कृति नव शास्त्रवाद की सामंती पद्धति को खुली चुनौती थी, जिसमें दुख और शोक की जगह न थी और न ही संघर्ष और श्रम का मानवीय भाव। इस कृति को बहुत लोकप्रियता मिली, पर बौद्धिक तथा अभिजात्यवादी फ्रांसीसी समाज इससे कुपित हुआ। परंपरावादी कलाविदों ने इस कृति की निंदा की थी, लेकिन इसने परंपरा की चूलें हिलाकर एक नई ताजगी से भरी कला को संभव किया था। इस आंदोलन में अनेक कलाकारों की भागीदारी रही, जिसमें जॉन कांस्टेबल, यूजिन देलाक्रा, फ्रांसिस गोया, डेविड आंग्र और विलियम टर्नर आदि शामिल हैं। गेरिकाल्ट ने इस पद्धति में उल्लेखनीय काम किए और कई महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की। अपनी उपेक्षा से तंग आकर गेरिकाल्ट के इंग्लैंड चले जाने के बाद यूजिन देलाक्रा ने इस आंदोलन को गति के साथ जीवंतता दी। आने वाले वर्षों में
देलाक्रा ने अपनी एक सुस्पष्ट रंग विधि भी विकसित की, जिसका बाद के दौर में बड़ा प्रभाव देखने में आया। इसके अतिरिक्त गोया आदि ने भी स्वच्छंदतावाद को नई चेतना दी और इसमें यथार्थवादी तत्वों की जगह भी बनाई। कला इतिहासकार ठीक ही कहते हैं कि स्वच्छंदतावाद नवशास्त्रवादी मानसिकता और उसके प्रारूप से प्रस्थान तो था ही, हर तरह की व्यवस्थागत और सामाजिक रूढ़ियों सहित बाध्यकारी अनुशासनों से विद्रोह भी था। यही कारण है कि हम स्वच्छंदतावाद को ही आधुनिक कला की भूमिका के रूप में देखना प्रस्तावित करते हैं। यह कला आंदोलन 1850 तक सक्रिय रहकर समाप्त हो गया था, जिसके बाद यथार्थवादी कला का आंदोलन प्रकाश में आया। यथार्थवादी कला आंदोलन 1840 से आरंभ हुआ माना जाता है, जिसका अस्तित्व 1870 तक रहा। इसके जनक ओनोर दोमिये थे, जो मूलतः व्यंग्य चित्रकार थे। दोमिये ने कला को यथार्थ से परिचित कराया और उसे कल्पना विलास का उपकरण मानने से इनकार किया। अब तक की कला परंपरा में दोमिये ही थे जिन्होंने पौराणिक कथा चरित्रों, मिथकों और कला रूढ़ियों को पूरी तरह से त्याग दिया और उसके स्थान पर वर्तमान परिस्थितियों के वस्तुपरक अंकन और अंतर्विरोधों के यथार्थवादी चित्रण को महत्व दिया। उन्होंने सत्ता के पाखंड, अभिजात्य के झूठ तथा जनता के जीवन के चित्र बनाए। दोमिये की कला की विशेषता यह थी कि उसमें समाज का हर वर्ग अपनी स्वाभाविक विशेषता के साथ प्रकट होता है। शैलियों की लड़ाई, रेल का डिब्बा, डॉन क्विक्सोट के कथा चित्र जैसे उनके कामों में हम सहजता से सामाजिक विषमता के बीच जीवन संघर्ष को देख सकते हैं। दोमिये के निधन के बाद गुस्ताव कुर्बे ने यथार्थवाद को विकसित किया था। कुर्बे ने ही चार्ल्स बोदलेयर की सहायता से यथार्थवाद का घोषणा पत्र बनाया और उसे कलाकारों के बीच प्रसारित किया। उसमें घोषित किया गया, यथार्थवाद का सिद्धांत है आदर्शवाद का अस्वीकार। चित्रकला पूर्णतया भौतिक भाषा पर आधारित होती है, इसलिए उसमें आत्मिक या अदृश्य के लिए कोई जगह नहीं है, न होनी चाहिए। इस कला आंदोलन ने कला रूढ़ियों के पालन और परंपरा के प्रति स्वीकार भाव पर चोट की और कला को विशुद्ध यथार्थ के चित्रण का माध्यम बनाया। कुर्बे की कृति ओरना में अंत्येष्टि वस्तुतः स्वच्छंदतावाद का अंतिम संस्कार थी, जिसे रचकर कुर्बे ने कला को यथार्थ की भूमि पर लाकर खड़ा किया था। यही कारण है कि कला इतिहासकार इस आंदोलन से ही कला को पूर्ण रूप से सभी छद्मों से मुक्त होना देखते हैं और यहीं से उसके आधुनिक होने की शुरुआत मानते हैं। इसके बाद प्रभाववाद का कला आंदोलन सामने आता है, जिसके प्रणेता क्लोद माने जाते हैं। इस आंदोलन ने चित्रण की शुद्धता और कलाकार की स्वतंत्रता पर बल दिया। 1870 से अस्तित्व में आया यह आंदोलन अपने दो अन्य प्रारूपों नव प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद के साथ कमोबेश 1920 तक प्रभावी रहा, जिसमें शुरुआती 10 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण रहे। इन्हीं आरंभिक वर्षों ने कई कला आंदोलनों को खड़ा होने का अवसर दिया। दर्शनीय तुलिका घातों और खुले संयोजनों के साथ प्रकाश के परिवर्तित प्रभावों में प्राकृतिक दृश्यों और मानवीय रूपाकारों को अंकित करने की यह कला अवधारणा अपने समग्र परिप्रेक्ष्य को दृश्यमान करने के विचार को दृढ़ता से प्रसारित करती है। मोने की 1872 में सृजित कृति सूर्योदय पहली प्रभाववादी कृति मानी जाती है। एडवर्ड माने, एडगर देगास, अगस्त रेनोय जैसे कलाकारों ने इस आंदोलन को विकसित किया तथा प्रकाश के प्रभाव से रंगों का समन्वय कर विस्मयकारी कृतियों की रचना की। 1870 से 1880 तक यह आंदोलन चला और इसके बाद यह नव प्रभाववादी आंदोलन के रूप में सक्रिय हुआ, जिसके अगुआ थे जॉर्ज सेवरा। सेवरा भी मूलतः प्रभाववादी चित्रकार ही थे, जिन्होंने असंतुष्ट होकर नव प्रभाववादी कला पद्धति शुरू की थी। प्रभाववाद से नव प्रभाववाद की भिन्नता का सबसे मुख्य सूत्र यह है कि जहां प्रभाववाद ने चित्रण में पारंपरिक शिल्प को नकार दिया, वहीं नव प्रभाववाद ने उसे नई दृष्टि के साथ अपनाया, जिसमें कलाकार की निजी कल्पनाओं और भावनाओं के लिए भी जगह थी। नव प्रभाववाद में विज्ञान के नियमों का सहारा लेकर प्रकाश तथा रंग विषयक सिद्धांत निर्मित किया गया और बिंदु विभाजन की तकनीक को भी महत्व दिया गया।
सेवरा के बाद पॉल सिग्नाक ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और आधारभूत रंगों से प्रकाश के प्रभाव को द्विगुणित करने की सफल चेष्टा की। इसी के साथ साथ 1890 में उत्तर प्रभाववाद अस्तित्व में आया, जिसके जनक पॉल सीजा माने जाते हैं। उत्तर प्रभाववाद भी प्रभाववाद का ही विस्तार था, इसलिए प्रभाववाद को समन्वित रूप से नव प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद के रूप में भी देखा जाता है और देखा जाना चाहिए। उत्तर प्रभाववाद की मुख्य विशेषता चित्रण की वस्तुपरकता थी। इसमें कलाकारों ने सादृश्य निरूपण के मुकाबले भावनाओं के निरूपण पर अधिक बल दिया। आलोचक रोजर फ्राई ने ठेके लिखा कि इसमें कलाकार मुक्त भाव से अपने मनोभाव और मस्तिष्क को खुला रखते हुए कृति के सौंदर्य पक्ष को बनाए रखने पर जोर देते हैं। हम ध्यान से देखें तो यह पद्धति कलाकार को निजता और भावनाओं को महत्व देने के साथ साथ प्रतीकात्मक रूप से भी जागृत करती है। भावनाओं का इसमें कितना महत्व है, यह सीजा के इस कथन में देखा जा सकता है। वह कलाकृति जो भावना से शुरू नहीं होती, वह कलाकृति नहीं है। इसमें काम करने वाले कलाकारों में सीजा के अतिरिक्त वान गॉग, पॉल गोगिन, हेनरी रोसेऊ आदि थे। कह सकते हैं कि क्लोद माने, एडवर्ड माने, जॉर्ज सेवरा, पॉल सिग्नाक, पॉल सीजा, वान गॉग जैसे प्रभाववादियों ने सही मायनों में कला को तकनीक, चित्रण, विषय, भाव आदि से जोड़कर उसे आधुनिक बनाने का महत्वपूर्ण काम किया, जिससे कला आगे उन्मुक्त रूप से नाना तरह के प्रयोगों में शामिल हो सकी। तकनीक के साथ साथ भावना और कलाकार के आत्म से कला को जोड़ने के कारण ही सीजा को आधुनिक कला का जन्मदाता कहा जाता है। इसके बाद आधुनिक हो चुकी कला प्रतीकवादी आंदोलन से गुजरी। उत्तर प्रभाववादी कलाकार पॉल गोगिन ने 1886 में प्रतीकवादी कला आंदोलन का सूत्रपात किया। यह पद्धति भी प्रभाववाद के प्रतिपक्ष में जन्मी, जिसमें सादृश्य का निषेध था और प्रतीकों के माध्यम से चित्रित वस्तु के बोध का आग्रह था। कल्पना इस पद्धति का भी सूत्र बनी और परोक्ष को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष को दृश्य बनाती यह पद्धति कला को व्यंजक बनाने पर जोर देने वाली थी। इसके घोषणा पत्र में लिखा गया, इस पद्धति में अंकन की विशेषता यह होगी कि वह प्रतीकात्मक हो। उसे समझने के लिए प्रतीकार्थ का सहारा आवश्यक हो, यानी सर्जक विवेच्य वस्तु को इस तरह रचेगा कि अंकित या व्यक्त वस्तु की गोपनीयता मौलिक विचारों के सादृश्य का ज्ञान तो कराए, किंतु वह उसका सादृश्य न हो। इसके चर्चित कलाकारों में पॉल सेरूसी तथा आदिलन रेदो रहे। यह आंदोलन सक्रिय स्थिति में 1940 तक प्रभावी रहा। इसके बाद हेनरी मातिस ने 1904 में फाववाद की शुरुआत की। यह आंदोलन विशुद्ध रूप से रंगों का आंदोलन था, जिसे कुछ लोग रंगवाद भी कहते हैं। इसमें चमकीले रंग, लचीली शैली तथा चित्रण में मिश्रित तकनीक को प्रमुखता दी गई। फाववाद की मान्यता थी कि कला में मूल चेतना को जगाने के लिए रंगों का उनकी विशुद्ध अवस्था में प्रयोग किया जाना आवश्यक है। फाववादी कलाकार मानते थे कि अंकन पद्धति को लेकर कलाकार में उत्साह होना चाहिए और उसमें स्वच्छंद रंगों के प्रति सजगता भी। इस आंदोलन का भारी विरोध हुआ और इसे अराजक तक कहा गया। मातिस ने फाववाद को स्पष्ट करते हुए लिखा, फाववाद की योजना के पीछे यही था कि प्रभाववाद ने जिस तरह प्रकाश को महत्व दिया, उसी तरह हमें रंगों को महत्व देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि फाववाद और स्वयं मेरे चित्र का लक्ष्य अपनी आत्मा को अभिव्यक्त करना है। इस पद्धति में मातिस के अतिरिक्त आंद्रे डेरेन, राउल डफी आदि विख्यात कलाकारों ने काम किया और अपने कृतियों को इस आंदोलन की समृद्धि में लगाया। इसके बाद 1905 में एडवर्ड मुंक के नेतृत्व में अभिव्यंजनावादी कला आंदोलन यानी एक्सप्रेशनिज्म का आंदोलन उभरा और उसने कलाकार के मन और स्वभाव के अनुरूप चित्रण को अपना लक्ष्य निर्धारित किया। यह आंदोलन कला को वस्तुगत परिप्रेक्ष्य से मुक्त कर कलाकार को उसके आत्म से जोड़ता है। स्पष्ट रूप से यह कला पद्धति भौतिक वास्तविकताओं यानी दृश्य यथार्थ के मुकाबले कलाकार के भावात्मक अनुभव को महत्व देती है। मुंक की कृति स्क्रीम यानी चीख इस आंदोलन की प्रतिनिधि कृति बनी
अभिव्यंजनावाद के समर्थन में आलोचक वार्नर हाफ्टमैन ने लिखा, अब मनुष्य दृश्य ज्ञान को महत्व नहीं देता। कलाकार के मानस पटल पर जो छवि अनायास उभर आती है, महत्व उसी का है। हाफ्टमैन ने प्रकृति चित्रण का विरोध करते हुए कहा, प्रकृति एक बहाना मात्र है। अब यह आवश्यक है कि कलाकार प्रकृति चित्रण से अलग होकर अपने अंतर के संसार को प्रकाशित करे। इस अंतर के संसार के चित्रण पर जोर देने के कारण इसके अधिकतर चित्रकार अस्तित्ववादी प्रवृत्तियों के शिकार होते गए और अधिकतर में मनोरोग की दशा इतनी खराब हुई कि वे विक्षिप्तता तक के शिकार हुए। यह कारण नहीं है कि इस पद्धति के कई कलाकारों ने आत्महत्या करने की कोशिश की, तो कुछ अपनी कोशिशों में सफल भी हुए। उत्तर प्रभाववाद से अभिव्यंजनावादी बने वान गॉग ने यही किया जो कुछ दूसरे कलाकारों ने रास्ता अपना रखा था। आरंभ में जर्मन अभिव्यंजनावाद के रूप में शुरू होने वाला यह आंदोलन मुंक का नेतृत्व पाकर वैश्विक प्रतिष्ठा और प्रसार पा सका था। 1907 में उभरा घनवाद अफ्रीकी निग्रो कला की ही तरह एक सृजन विचार बना, जिसमें आइंस्टाइन के संबद्धता के सिद्धांत की तरह यथार्थ की प्रकृति को समझने के सिद्धांत के रूप में समझने का आग्रह था। इसके सूत्रधार थे पिकासो और जॉर्ज ब्राक। इसका आगमन विभिन्न कला आंदोलनों के बीच एक नई दृष्टि और विचार की तरह हुआ, जिसे लेकर कलाकारों में रोमांच था। 1907 में ही बनी पिकासो की प्रसिद्ध कृति आविन्यो की स्त्रियां घनवाद की पहली कृति मानी जाती है। माना जाता है कि इस कृति में पिकासो ने घनवाद संबंधी अपनी मान्यताओं को रूपायित करने की चेष्टा की थी। इसमें उन्होंने आकार और सौंदर्य की पारंपरिक धारणाओं को नकारा और यह दिखाने की सफल चेष्टा की कि कला में सौंदर्य की रचना के लिए पारंपरिक मान्यताओं को ही मानते रहने की लाचारी नहीं है। 1910 में इटली में जन्मा भविष्यवाद कला आंदोलनों की कड़ी में एक अराजक आंदोलन था जो घनवाद के बाद आया और जिसने इटली के फांसीवाद का समर्थन कर कला को युद्ध और हिंसा फैलाने का माध्यम बना दिया था। इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही था कि इसने कला में गति का सिद्धांत दिया था। फिलिपो तमासो मारिनेट्टी ने इसका प्रवर्तन किया और इसमें अम्बर्तो बोसियोनी और कार्लो कारा जैसे कलाकारों ने काम किया। इनके कामों में गतिकी की विधि महत्वपूर्ण है, पर फांसीवादी प्रभावों के कारण यह आंदोलन मिट जाने को अभिशप्त हुआ। अमूर्त कला का उदय आधुनिक कला के इतिहास में एक बड़ी घटना है। 1910 में रूसी चित्रकार वासिली कैंडिस्की इसके प्रणेता बने। उन्होंने अमूर्त कला को आध्यात्मिकता से समन्वित करने की पहल की और आकृति मूलकता के अंकन को नकारा। उनके बाद पिएट मोंद्रिया ने अमूर्तन को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाई। यह वह कला पद्धति बनी जिसमें प्रायः सभी बड़े कलाकारों ने काम किया था। इसकी सक्रियता 1940 तक रही, पर आज भी यह पद्धति पूरी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रशंसित है। इन कला आंदोलनों की कड़ी में अंतिम प्रभावी दो आंदोलनों में पहला दादावाद 1916 में आया। इसके सूत्रधार जर्मन लेखक ह्यूगो बॉल थे। इसका जन्म प्रथम विश्व युद्ध की प्रतिक्रिया में हुआ, जिसमें सभी मानवीय विश्वासों और आस्थाओं को ध्वस्त कर डाला था। युद्ध की विभीषिका से त्रस्त मनुष्यता चित्कार कर रही थी। कला आंदोलनों के क्रमागत इतिहास में यह पहला कला आंदोलन था जिसने थोथे राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय अहंकारों पर हमला किया। उसने युद्धकालीन त्रासदी को महसूस कर व्यंग और विद्रूप का सहारा लेकर कला की परंपरागत मान्यताओं को नकारा और प्रत्ययवाद के जन्म का कारण भी बना, जिसमें किसी भी निर्मित वस्तु को कला का नाम दिया जा सकता था। इसे फ्रांसिस पिकाबिया, मार्शल द्यूसा, हांस आर्प जैसे कलाकारों ने नए नए प्रयोग कर सत्ता केंद्रों को उपहास का विषय बनाया। 1920 में इस आंदोलन का अंत हुआ तो दूसरा प्रभावी आंदोलन अति यथार्थवाद यानी सॉरियलिज्म अस्तित्व में आया। अति यथार्थवाद के प्रणेता आंद्रे ब्रेतो माने जाते हैं। यह 1950 तक सक्रिय रहा
पर अमूर्त कला की ही तरह इसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। इसका कारण यही है कि अमूर्तन जहां पारंपरिक आकृतिमूलकता और विचारों का खंडन करता है, वहीं यथार्थवाद उन समस्त तर्कों और विश्वासों का खंडन करता है जिन्हें हम सत्य मानते हैं। इसकी दृष्टि में सत्य निराभ्रम है, दृश्य भी भ्रम है। सत्य तो हमेशा हमारी चेतना के द्वैत में होता है, जिसे हम जागृत में नहीं, अवचेतन अवस्था में महसूस करते हैं। इस कला माध्यम में जॉन मीरो, रेने मैग्रिटे तथा सल्वाडोर डाली जैसे कलाकारों ने काम किया और यथार्थ के आत्यंतिक स्वरूप को हमारी चेतना के द्वैतों की छवियों के साथ अंकित किया। यह कला आंदोलन आधुनिकता के वैचारिक पड़ाव की तरह हैं, जिन्हें जाने बिना हम कला के आधुनिक होने की प्रक्रिया को नहीं समझ सकते। प्रभाववाद से वैचारिक रूप से आधुनिक हुई कला बाद के आंदोलनों में निखरती गई और उसमें नए नए निकषों और आयामों का विन्यास हुआ। 1960-70 तक आधुनिक कला की सक्रियता रही और उसके बाद वह समकालीन कला में विस्तारित हुई। आधुनिकता और समकालीनता में कोई वैषम्य नहीं, वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जो आधुनिक नहीं वह समकालीन नहीं हो सकता। अंतर सिर्फ अपने समकाल को, रोजमर्रा के जीवन को आंकने में है, जिसके लिए समकालीन कला ने पॉप, संस्थापन, वीडियो, कंप्यूटर, मिश्रित माध्यम आदि कला रूपों के साथ साथ प्रदर्शन को भी अपना माध्यम बनाया है। तो दावतावाद से प्रेरित और मार्शल ड्यूसा द्वारा प्रवर्तित प्रत्ययवाद को भी अपनाया है, जिसमें किसी भी वस्तु को नाम देकर उसे कला के रूप में ग्राह्य बनाने की चेष्टा की जाती है। समकालीन कला की अन्य प्रवृत्तियों और आधुनिकता से उसके संबंध पर पुस्तक में आगे विचार है, और जाहिर है जब वो पुस्तक आएगी तो उस विचार को देखा समझा जा सकता है। चूंकि आधुनिक कला पश्चिम की कला है और सभी कला आंदोलन यूरोपीय आंदोलन रहे, जिनकी व्याप्ति एक समय बाद पूरे विश्व में हुई, इसलिए हमने इसे पश्चिमी कला आंदोलन के खंड में रखा। भारत में आधुनिक कला आंदोलन न्यून ही रहे, जिसमें एकमात्र समग्र कला आंदोलन बंगाल कला आंदोलन ही रहा। इसके साथ साथ जिन कला समूहों, संस्थाओं, वैचारिक कला संघों ने भारतीय कला को आधुनिक बनाने की चेष्टा की है और जिन कलाकारों के निजी प्रयत्नों से भी कला में आधुनिकता के तत्व प्रकट हुए, उन पर संक्षेप में पुस्तक के दूसरे खंड भारतीय कला और आधुनिकता में विचार किया गया है। कला का इतिहास, उसमें भी आधुनिक कला का इतिहास कला आंदोलनों का ही इतिहास है, जिसमें उसके आधुनिक हो सकने की संभावनाओं और प्रक्रियाओं का विवेचन होता है। प्रस्तुत पुस्तक आधुनिक कला के समेकित इतिहास होने का दावा नहीं करती। यह तो पुनर्जागरण कालीन कला से लेकर यथार्थवादी कला तक मुख्य रूप से 17 कला आंदोलनों का एक परिचय देती है और विभिन्न आंदोलनों के परीक्षण से प्राप्त सूत्रों को सामने रखती है, जिससे कला के आधुनिक हो सकने की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। इसमें हम कहाँ तक सफल हुए हैं, कहाँ तक विफल हुए हैं, यह तो आप सुधी पाठक तय करेंगे और तब तय करेंगे जब पुस्तक हाथ में आएगी। बहरहाल हिंदी में वैश्विक कला की आधुनिक यात्रा को, उनके आंदोलनों के बरक्स समझने की चेष्टा में जो बन सका वो काम हमने किया और इस तरह से उसको समझने की चेष्टा की है कि उसकी प्रवृत्ति में, उसके तकनीक में, उसके भाव में और जो मुक्ति की अवधारणा रही पश्चिमी कला आंदोलनों में कलाकार की अपने कला सृजन में, उसको भी दिखाने की चेष्टा की है। और इस रूप में भी उसको बरता है कि पूरी दुनिया में जो भी कला सृजन हुआ है उस पर इन कला आंदोलनों की गहरी छाप है और इन आंदोलनों से और इन आंदोलनों के महत्वपूर्ण सर्जक कलाकारों से पीछा छुड़ाकर और उनकी छाया से बचते हुए मेरा ख्याल है कि दुनिया के किसी भी देश के कलाकार को जांचना समझना असंभव सा है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी बात पूरी की और
आप लोगों में अगर इस पर आगे बात करने की और जानने की जिज्ञासा होगी तो फिर इसके किसी और अध्याय को सामने रखते हुए हम बात कर सकते हैं। फिलहाल हम अपनी बात को यहीं रोकते हैं। आपने मनोयोग से इसको सुना और धैर्य बनाए रखा, इसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और हम आभार व्यक्त करते हैं जनसुलभ पुस्तकालय के इस मंच के प्रति भी, जिन्होंने आपसे जुड़ने और आपसे बात करने का अवसर दिया। धन्यवाद।